जो ऊँट पालक है उसको 20,000 रुपए दिए जाएंगे जब उसके ऊँटनी के बच्चा होगा। बट वो ये कि अभी तक कहीं ना कहीं वो धरातल पे दिख नहीं रही वो सारी चीजें। जी अर्जुन जी, वाकई में आपकी जो बातें हैं वो वाकई में बहुत चिंताजनक हैं। अगर ऊंट जो कि हमारा राज्य पशु है उसी पर अगर हम ध्यान नहीं देंगे और उस ऊंट को पालने वालों पर ध्यान नहीं देंगे तो वाकई में कितने दिन तक हम ऊंट को बचा पाएंगे। ऊंट तो लुप्त होता चला जाएगा। और एक ऐसा पशु जो कि राजस्थान की शान माना जाता है, जो कि डेजर्ट का जहाज कहता है, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, वो धीरे धीरे लुप्त होता चला जाएगा। आज नहीं तो 10 साल बाद, नहीं तो 20 साल बाद। लेकिन आप जैसे युवा अगर आगे आए और थोड़ा बात करें, ये हम जिम्मेदारी लेते हैं कि आपकी सरकार से बात करवाएंगे, पशुपालन मंत्री से हम आपकी मीटिंग करवा सकते हैं, परंतु लेकर आपको आने पड़ेंगे, सुझाव आपको लेकर आने पड़ेंगे, जिससे कि आप उनके साथ बैठकर इसके बारे में एक योजना बना सकें। बिल्कुल, हम लोग सरकार के साथ बात करने के लिए भी तैयार है और हम हमारे लेवल की जो भी सुझाव है हम लोग देने के लिए भी तैयार हैं कि सरकारें उसके ऊपर अगर अमल करती है। और बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे बात करें एग्रो टूरिज्म को लेके, तो एग्रो टूरिज्म हमारे जो कल्चर है उस कल्चर को भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट करता है, राजस्थान का जो कल्चर है। और ऊंट की बहुत बड़ी भूमिका रही है राजस्थान के कल्चर को लेके। ये हमारा राज्य पशु भी रहा है और राजस्थान की शान भी रहा, रेगिस्तान का जो जहाज बोला जाता है इसको। तो ये कहीं ना कहीं हम एग्रो टूरिज्म के इस तरीके के डेवलपमेंट अगर होते हैं तो वहां पे हमारा जो संस्कृति को दिखाने के लिए अगर हर एक जो इको टूरिज्म है या एग्रो टूरिज्म है वहां पे अगर 10-10, 20-20 ऊंटों का भी अगर इस तरीके से रखते हैं कि वहां पे एग्रीकल्चर भी, परंपरागत खेती भी वहीं उसी तरह ऊंट से की जाए। वहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन का है वो जो पुराना जो तरीका था, जैसे आज हम लोग जैसलमेर में दौरों में देखते हैं कि कोई भी सैलानी बाहर से आते हैं या टूरिस्ट जो लोग आते हैं उनको ऊंटों में बिठाते हैं, वो अच्छा वाला उसको डेकोरेट करके तो अगर इस तरीके से हम लोग करते हैं, हमारी कल्चर के लिए हम लोग इस तरीके से काम करते हैं एग्रो टूरिज्म में बढ़ाने के लिए, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं इसका प्रोटेक्शन हो सकता है, इसका कंजर्वेशन हो सकता है। और वहीं पे आए हुए जो हमारे अतिथि है, हमारे जो एग्रो टूरिज्म में जो लोग आए हुए हैं उनको हम लोग ऊंट से बने हुए जो प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है कैमल मिल्क से, उनको हम लोग परोसे जाए। जैसे हमारा राजस्थान का जैसे बाजरा हो गया, हमारे ऊंटों का जो दूध, हमारे तो ये था कि पहले इसकी खीर बनाई जाती थी। कोई भी रिश्तेदार आता था तो ऊंटनी का दूध निकाल के उसकी खीर बना के खिलाते थे। बट वो चीजें अभी विलुप्त हो चुकी है कि कहीं ना बहुत दूर आ चुकी है वो चीजें, अब है ही नहीं लोगों में। जी हाँ, बिल्कुल। और इस समय पर 5 बज गए हैं, अगला दिन शुरू हो गया है। सूर्य देव अब अपनी जो धूप है उसे बिखेरने जा रहे हैं। अंधेरा छंट चुका है और नई सुबह हो चुकी है। और नई सुबह हम इंतजार कर रहे हैं, एक ऐसी सुबह भी हो जिस दिन सब कुछ प्राकृतिक हो, सब कुछ नेचुरल हो, केमिकल हमारे साथ ना रहें, केमिकल हमारे पास ना रहें। और एक ऐसा दिन उगे जिस दिन हम ये कहें कि सुबह सुबह हमने गौ माता के दर्शन किए, गौ माता का संरक्षण हो सके, पानी हमारा बच जाए और हमारा भारत देश वापस उसी नेचुरल नैसर्गिक सुंदरता के साथ नजर आए और हम केमिकलों से दूर हो जाएं। जी हाँ, आप जैसे युवा जब इस तरह की बातें करते हैं, आप जैसे युवा जब इस तरह से जुनून की बात करते हैं, जोश की बात करते हैं, तो वाकई में लगता है कि हाँ, वो दिन ज्यादा दूर नहीं। बस आवश्यकता है तो सबको एकजुट होने की, आवश्यकता है तो सबको मिलकर मुट्ठी बांधकर इस बात को आगे बढ़ाने की। अर्जुन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हृदय से आभार। आपने ऊंटों की एक विचित्र जो दुनिया है उसके बारे में हमें बहुत कुछ बताया। हालांकि ऊंटों की दुनिया पर तो बहुत बात लंबी की जा सकती है, परंतु अभी क्योंकि आज समय की थोड़ी सी सीमाएं हैं, इस बार तो हम आपको से अभी विदा लेंगे। लेकिन हाँ, राम राम समय एक बार हम पूरे 1 घंटे के लिए आपको इसमें बुलाएंगे, जिसमें कि हम जानना चाहेंगे ऊंटों की उस विचित्र कथा के बारे में कि ऊंट कैसे रहते हैं, उनकी हैबिट और हैबिटेट्स के बारे में, उनकी जो आदतें हैं उनके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन जी। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मुझे मौका दिया मेरी बातों को यहाँ रखने का, उस समाज की बातों को यहाँ तक इस प्लेटफॉर्म के जरिए सरकारों तक पहुँचाने का। और नए जो मेरे समाज के हैं या दूसरे जो भी है, जो भी एंटरप्रेन्योर में आना चाहते हैं, तो बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके जरिए हम लोग अपना आजीविका की चीज़ें चला सके हैं। ऊँट ही नहीं है, इसके साथ में हमारा एग्रीकल्चर भी है, जैविक खेती भी है। मैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट होने के नाते उसको भी प्रमोट करना चाहता हूँ कि हम लोग ऑर्गेनिक का मार्केट जो है वो भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। लोगों के ऐसे नहीं है कि लोगों को डिमांड नहीं है, डिमांड सबको है, बट ये कि हमारी पहुँच वहाँ तक नहीं हो पा रही है। धन्यवाद जी। आप लोगों की आवाज उठाने के लिए अपडेट इंडिया आप सब लोगों के साथ में है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप सिर्फ सुझाव लेकर आएं, उन्हें सरकार तक पहुंचाने का काम अपडेट इंडिया करेगा। हम एक ब्रिज बनाएंगे आपके और सरकार के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।
जी हाँ, देखा आपने अखंड संवाद में अभी लास्ट के जो 4 गेस्ट थे वो सभी के सभी बीएससी एग्रीकल्चर से पढ़े हुए हैं, जो कि एग्रीकल्चर की शिक्षा लेने के बाद में जिन्होंने जॉब नहीं की, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि हम कहीं नौकरी करें, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि हम कहीं पर सुपरवाइजर बन जाएं, कहीं सर्वेंट बने, उन्होंने अपना कुछ करने की सोची और एग्रीकल्चर में खेतों में जाकर आविष्कार करने की, इनोवेशन करने की सोची, लोगों को नए बिजनेस दिखाने की राह सोची, नई दिशा दिखाने की सोची। वो ही जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने बहुत शानदार तरीके से हमारी आज की अखंड संवाद का जो रात का ये जो समय था, जो कि 2 बजे के बाद से शुरू होकर अभी तक लगातार चल रहा है, उसमें उन्होंने अपनी अपनी बातें कही। और अब जी हाँ, बिल्कुल उन्होंने इस तरह से बात कही और इन स्टूडेंट से मिलकर आपको लगा होगा कि ये अपनी इन छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो अपने भुजाओं में दम लेकर जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, वो वाकई में काबिले तारीफ है। और उन्हें देखकर लगता है कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में भविष्य उसका उज्जवल है, क्योंकि जिस तरह से ये युवा आ रहे हैं, इन युवाओं को देखकर दूसरे युवा प्रेरित होंगे, उन युवाओं को देखकर तीसरे युवा प्रेरित होंगे और एक के बाद एक पीढ़ियां दर पीढ़ियां तैयार होती चली जाएंगी। और तब हमें लगेगा कि हाँ, जिस किसान को मैं हीरो बना के चल रहा हूं, वो किसान एक दिन सेलिब्रिटी बन ही जाएगा। मैं जिस मुहिम को साथ लेकर चला हूं कि मैं मेरे किसान को सेलिब्रिटी बनाऊं, मैं मेरे किसान को किसी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के व्यक्ति से बात ना करूं, बल्कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कि मेरा किसान सेलिब्रिटी हो जाए। जी हाँ, इसी संदर्भ में हम जैसा कि बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं कि हम एक फार्म फेयर अवार्ड्स करने जा रहे हैं। उस फार्म फेयर अवार्ड का हीरो भी किसान होगा। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे फिल्म फेयर अवार्ड। जी हाँ, फिल्म फेयर अवार्ड नहीं, ये फार्म फेयर अवार्ड की बात हो रही है। जिस तरह से फिल्म फेयर अवार्ड में आप देखते हैं कि एक्शन हीरो एक ऐसा व्यक्ति जो कि डुप्लीकेट्स के साथ में एक्शन करता है, बहुत सारे चीज़ों के साथ एक्शन करता है, परंतु वो हीरो होता है। लेकिन मेरा किसान बिना किसी डुप्लीकेट के, बिना किसी सुरक्षा के संसाधनों के एक्शन करता है, इसलिए असली हीरो हमारा किसान है। बहुत सारे अवार्ड्स वहाँ मिलते हैं, बहुत सारी अच्छी कविताएं लिखने के लिए, गज़ल लिखने के लिए, डांस के लिए, नृत्य के लिए, लेकिन फार्म फेयर अवार्ड में उस किसान को हम आगे बढ़ाएंगे जो ट्रैक्टर की धुन पर नृत्य करता है, जो ट्रैक्टर की धुन पर गज़ल लिखता है, जो ट्रैक्टर की धुन पर गुनगुनाता है और आपके लिए और मेरे लिए दिन रात रोटियां पकाता है, अन्न उपजाता है। जी हाँ, और अब हमारे इस कार्यक्रम में सुबह के 5 बजे स्वागत करते हैं गजानंद अग्रवाल जी का। गजानंद अग्रवाल जी, जो कि आप इस कार्यक्रम को देख पा रहे हैं, उसके मुख्य स्पॉन्सर भी हैं, दिशा ऑर्गेनिक एंड साइंस टेक इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं। अजोला इनका मुख्य उत्पाद है। अधिकतर लोगों ने इनका नाम जो अपने मोबाइल में सेव किया हुआ अजोला के नाम से पहले सेव किया है, बाद में इनका नाम लिखते हैं। बहुत 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 शुभकामनाएं और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। गुड मॉर्निंग सभी किसानों को सुप्रभात जी, मंगल सुप्रभात। गजानंद, आपका नाम ही ऐसा है, अगर सुबह सुबह हम गजानंद जी के साथ में दिन की शुरुआत करते हैं तो वाकई वो दिन तो वैसे ही शुभ होने वाला है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अखंड संवाद का हिस्सा बन पाया। और अखंड संवाद एक किसानों के लिए मंथन जैसा विषय है जी। इसमें जो भी निष्कर्ष या जो भी अमृत निकलेगा, वो अमृत हर किसान के लिए लाभकारी होगा। और ये लाभकारी बिंदु और मंथन और अमृत, इन तीनों चीज़ों का जो सार है वो हर किसान के लिए बहुत उपयोगी होगा। हम लोग इसकी जो शुरुआत है, जैसे मैं मेरे नाम से आपको परिचय करवाता हूँ। मेरा पूरा नाम गजानंद अग्रवाल है जी। और बेसिकली मैं जो कम्युनिटी से आता हूँ, मैं अग्रवाल कम्युनिटी से आता हूँ। हमारा अक्सर अग्रवाल कम्युनिटीज़ का खेती से बहुत कम संपर्क रहता है, क्योंकि हम लोग उसके बाद के हिस्से का संचालन करते हैं। जब वो कम्युनिटी परिपक्व हो जाती है, आ जाती है फील्ड में, उसके बाद उसके लेन देन और फिरोख्त में रहते हैं। लेकिन शुरुआत से मेरा ऐसा मानना है, मेरे फादर
आसाम में रहते थे, मेरे ताऊ जी आसाम में रहते थे। तो हमारा जो बचपन, मेरा बचपन है, वो मेरा बचपन अक्सर चाय के बागानों में गुजरा जी। मेरा बर्थ आसाम का है और अपर आसाम का है। पानी तोला एक ऐसी जगह है जहाँ पे चाय के बागान बहुत अधिकतर है। तो वो चाय की महक, चाय की खुशबू ने मुझे हमेशा एग्रीकल्चर से जोड़ के रखा। जी। और एग्रीकल्चर कोई विषय नहीं है, ये कल्चर है। यदि हमारे आदत का हिस्सा बन जाए तो ये कल्चर है। और मेरा ऐसा मानना है कि एग्रीकल्चर एक ऐसा कल्चर है जिससे सब एग्री हैं। सब एग्री हैं, एवरी पर्सन एग्री हैं। लेकिन इसी में एक दुविधा बहुत बड़ी छुपी हुई है कि हर माँ बाप इस सपने को तो चाहता है कि मेरी दिन की शुरुआत, सुबह की शुरुआत एग्रीकल्चर से हो। जैसे आज सुबह के 5:15 बज रहे हैं और हमारी शुरुआत अभी थोड़ी देर बाद में चाय के साथ होने वाली है हर घर में। लेकिन हम एक बच्चा हमारा, जैसे आज मान लीजिए किसी की फैमिली का साइज है कि उसके फैमिली में 5 मेल पर्सन्स हैं, तो हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमारा एक बच्चा एग्रीकल्चर को एडॉप्ट करे और एग्रीकल्चर प्रोफेशनल को यूज करे और एग्रीकल्चर में कुछ ऐसा अल्टीमेट करे कि हमारी इनकम या हमारा जो जिस पे निर्भरता है, हमारी देश की निर्भरता है, उसको हम आगे बढ़ा सकें। जी। ये हमारे साथ एक बहुत बड़ी विडंबना है देश के साथ में। और इस विडंबना को देखते हुए सुनील सुशीला शर्मा जी भाई साहब, अपडेट इंडिया, इन्होंने जो प्रयास किया है अखंड संवाद का, वाकई में ये ऐसा ब्रेक है किसानों के लिए जो उनके लिए एक ऐसा सिद्धम हथियार होने वाला है यदि उन्होंने इस मंथन को पूरा देखा तो मेरा ऐसा मानना है कि अखंड संवाद को हम लोगों को पूरा सुनना चाहिए और हर विषय पे हम लोगों को मंथन करना चाहिए और मंथन से निकली हुई हर बात को एक अमृत की तरह, एक रुद्राक्ष माला की तरह, एक अमृत की तरह हम लोगों को पिरोना चाहिए। जैसा कि भाई साहब आपने 3 मुख्य विषय बताए जी कि जो हमारा अखंड संवाद हो रहा है वो 3 मुख्य विषयों पे हो रहा है। एक विषय है प्राकृतिक खेती जी, दूसरा है गो संवर्धन और तीसरा जो विषय है वो तीसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय है जल संरक्षण जी। यदि हम लोग इसको सिक्वेंसली जमाएं, यदि क्यू वाइज जमाएं, तो मैं जल संरक्षण को प्राथमिक उद्देश्य मानता हूं जी, क्योंकि बिना जल के तो कुछ भी संभव नहीं है। बिल्कुल। और फिर इसकी कंटिन्यूटी में सेकंड पार्ट आता है वो गो संवर्धन है और थर्ड है प्राकृतिक खेती, क्योंकि प्राकृतिक खेती के स्टेप में आप तभी पहुंचेंगे जब आप जल संरक्षण पूरी तरीके से कर पाएंगे। यदि आपका जल संरक्षण, वाटर मैनेजमेंट परफेक्टली नहीं हुआ तो आप कभी भी प्राकृतिक खेती को एडॉप्ट नहीं कर सकते। प्राकृतिक खेती तक पहुंचने के लिए जल संरक्षण मुख्य विषय है जी। अब इन बिंदुओं पे हम प्रकाश डालें उससे पहले मेरा जो उद्देश्य है, मैंने आज पूरे दिन मतलब करीब करीब दोपहर 2 बजे से लेके और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, तब तक मैंने इन पूरे विषयों को बहुत अच्छे ढंग से सुना है जी। और बहुत लोगों से इंटरेक्ट भी हुआ हूं क्योंकि बाहर आने के बाद में पर्सनली उनसे मुलाकात भी हुई है। तो मेरे जो बहुत समझ में आया, जो मुझे लगता है बेसिकली इंडिया नहीं ऑल वर्ल्ड की यदि आप साइज की बात करें, 8 अरब की दुनिया की बात करें, 8 अरब की दुनिया में अभी जो वार है वो है इकोनॉमिकल वार जी। हर कंडीशनली हर आदमी का पहला टारगेट है कि हमारी इनकम इनरिच होनी चाहिए जी। हम उस स्थिति में नहीं रहने चाहिए कि हमारा पड़ोसी का बच्चा तो एक बहुत अच्छी स्कूल में जाए और हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े। और इसी विडंबना से हमारा किसान गुजर रहा है जी। उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, उसकी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उसके पास में एक छोटा फील्ड, उस छोटे फील्ड को हम छोटा नहीं बोल सकते, वो फील्ड बहुत बड़ा है, लेकिन उस फील्ड से उसकी इनकम इतनी जनरेट नहीं हो पा रही कि वो अपनी आय को बढ़ा सके जी। और इसी दुविधा के कारण किसान अपने बच्चों को खेती के एडॉप्शन में कम से कम रखना चाहता है, वो इसको अवॉइड करना चाहता है जी। अब इसके लिए हमें विचार जो मंथन करना है, वो मेरा विचार ये है कि हमें बात करनी चाहिए कि किसान की आय को इन तीनों विषयों को सम्मिलित करते हुए कैसे बढ़ाया जा सकता है जी। कैसे वो अपनी आय को। गजानन जी, आपने सारा बताया कि आपने कहां से शुरू किया और कहां आप पहुंचे। जो लोग हैं, जो हमारे पुराने पुरखे थे, वो राजस्थान से आसाम की तरफ जाते थे, परंतु आप आसाम से वापस राजस्थान की तरफ आए, अपनी जड़ों की ओर लौट आए और यहां आकर आपने खेती को चुना। क्या कारण रहा? आप जिस कम्युनिटी से आते हैं उसमें बहुत सारे दूसरे बिजनेस ऐसे हैं जहां पर आप थोड़ा सा पैसा लगाकर आप कोई भी कार्य कर सकते थे, कोई एजेंसी ले सकते थे, कोई दुकान खोल सकते थे, किसी चीज़ की ट्रेडिंग कर सकते थे।
क्यों आप एग्रीकल्चर की तरफ बढ़े? सर, इसका मुख्य कारण तो एक पर्सनल इंटरेस्ट था जो मेरे को वहाँ आसाम में भी चाय के, मैंने जैसा आपसे बताया कि अक्सर मेरे पापा चाय के बागान में काम करते थे, वो वहाँ के अकाउंट्स का काम देखते थे जिनको पहले उस जमाने में मुनीम कहा जाता था। तो जो अकाउंट्स का वो मैनेजमेंट देखते थे, उस अकाउंट्स के मैनेजमेंट के द्वारा हमारा चाय के बागान में आना जाना रहता था। तो चाय के बागान से हमें एक चीज समझ में आया कि प्रोफेशनली यदि आप बात करें तो इस पूरी दुनिया में कोई भी उत्पादकता की बात करेंगे ना तो हर चीज क्षीण होती है। यदि मान लीजिए आपने 100 ग्राम चीज का उत्पादन करना चाहा तो वो आपका लास्ट में 90 ग्राम ही रहेगा, 10 ग्राम आपका वेस्टेज जाएगा। केवल एग्रीकल्चर ही एक ऐसा आइटम है जिसमें उत्पादन आपका बढ़ के मिलता है। यदि गेहूं के आपने 5 दाने डाले तो इन फ्यूचर हो सकता है वो आपके 100 दाने में तब्दील हो जाए और 100 दाने आपके 1000 दाने में तब्दील हो जाए और 1000 दाने आपके 1 लाख दाने में तब्दील हो जाए। लेकिन और किसी भी फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में आप 1 के 2 नहीं कर सकते, 1 का 2 उत्पादन नहीं कर सकते। तो ये बड़ी एक ट्रेजेडी है किसान के साथ में, और किसान जो है उसका उत्पादन होना बहुत जरूरी है। इसीलिए किसान ही सबसे बड़ा उत्पादक है देश का। और एक ये वजह थी, दूसरी वजह ये थी कि ट्रेडिशनल बिजनेस को हम लोगों को देखते हुए बहुत टाइम हो गया था। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आप अपना बिजनेस तो ग्रो कर सकते हो लेकिन आप अपने बिजनेस को व्यापक नहीं कर सकते। उन लोगों के बीच में आप अपनी पहचान नहीं बना सकते जो अपनी लो इनकम से स्टार्ट करते हैं, जिन लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन तो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमारे को उसमें मार्जिन तो रखना है, लेकिन हम उनका साथ नहीं दे पाते। जी, अब मैं बात करना चाहता हूं उस ब्रांड की, उस चीज की जिसके कारण आप प्रसिद्ध हुए, जिसके नाम से आपको जाना जाता है और जिसके आपके नाम से उससे जाना जाता है। जी, मैं बात करना चाहता हूं अजोला की, जिस अजोला को आप राजस्थान में लेकर आए, लोगों को इंट्रोड्यूस किया, उसे एक तरह से पशुओं के पशु आहार के रूप में इंट्रोड्यूस किया। कहाँ से आपको अजोला मिला और क्या आपको लगा नहीं कि एक रिस्क वाला काम है जिसे लोग जानते नहीं, उसे मैं बेचना चाह रहा हूं? और क्या कहा होगा आपके रिश्तेदारों ने जो कि आज तक इस तरह के बिजनेस में उतरे ही नहीं थे? अजोला के विषय में मैं आपसे बात करूं, ये गॉड गिफ्टेड प्रोडक्ट है मेरे लिए। जी, वो इसलिए है प्रकृति प्रदत्त उपहार क्योंकि भगवान को उस नियति के साथ मुझे जोड़ना था। जी, ये भी प्रोडक्ट मैंने जो एडॉप्ट किया है वो आसाम से ही एडॉप्ट हुआ है जी। और कहीं मैंने एक भरे हुए पोंड के अंदर कुछ ग्रीन एल्गी टाइप की देखी, काफी डिस्टेंस पे देखी, तो मैं वहां तक गया, क्यूरियोसिटी थी मेरी, मैंने वहां से कुछ वहां से उठाया और जब मैं रिटर्न जयपुर आ रहा था, 2012 की बात है, तब मैं उसको ले आया। लाने के बाद में कुछ जिन लोगों से भी बात हुई, कुछ सर्चिंग की तो मुझे लगा कि प्रोडक्ट चल सकता है और इसको अभी बिल्कुल नया है यहाँ इंडिया के लिए। जिस समय आपने उसे देखा उस समय तक उसका कहीं पर भी कोई यूज नहीं था? बहुत कम, ना के बराबर। हो सकता है जहां वो मैंने देखा हो वहां यूज हो रहा हो या नहीं भी हो रहा हो, क्योंकि मैं किसी से मिलकर नहीं लेके आया। वो एक ओपन पॉन्ड में था, मैंने उठाया, उसको एक थैली में भरा और अपने साथ कैरी कर लिया। तो उस समय के लिए मेरे लिए बिल्कुल नया था, ना मैं उसके बारे में कुछ जानता था। बिल्कुल सर्टिफाइड तरीके से कह सकते हैं कि अजोला पूरी तरह से आपकी खोज है? नहीं सर, ये नहीं कहा जा सकता। बेसिकली अजोला को डेवलप करने के लिए मैंने एक मॉडर्न टेक्निक यूज करी जिसको हम लोग पोर्टेबल यूनिट बोलते हैं। वो किसानों के लेवल पे वो हमारी खोज मानी जा सकती है। क्योंकि मैं यदि आज आपको कहूं कि एल्गी के लिए मैंने कुछ किया है तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, डार्विन जी का रोल है। और ये करीब आज से 1796 में ही हो चुका था। डार्विन जी ने इसको खोज कर दी थी, उसके बाद में एडॉप्शन पे ये नहीं आया था इंडिया के अंदर। हालांकि फिलीपींस है या फिर जब आप इसके बारे में जानते ही नहीं थे तो इसका नाम अजोला कैसे पड़ा? अजोला बेसिकली इसका बॉटनिकल नाम है एक तरीके से, और ये इस तरह का ब्रह्मांड में एकमात्र पौधा है या एल्गी है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए सबसे बड़ा पार्ट रोल करता है जी। और नाइट्रोजन की फुलफिल केवल हमारे यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर में केवल यूरिया के तौर पे होती है। तो जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के एरियाज हैं, जैसे उड़ीसा है, आपका त्रिपुरा है, आपका मेघालय है, मिजोरम है, वेस्ट बंगाल है, आपका और इधर वाला छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, जिसको हम चावल का कटोरा कहते हैं, जहां पे चावल का बहुतायत उत्पादन होता है। और चावल का उत्पादन इसलिए भी होता है क्योंकि वहां वो बेसिकली ये स्टेट नॉन वेजिटेरियन है।
जी। नॉन वेजिटेरियन स्टेट के अंदर मैक्सिमम चावल का ही यूज भी होता है, कंजप्शन में भी यूज होता है और प्रोडक्शन भी इसी का ज्यादा होता है। और उन लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत ये रहती है कि उनके खेतों में, चावल के खेत में पानी भरा रहता है। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए कि प्लांट को नेचुरली नाइट्रोजन मिले, इसलिए क्या होता है कि वो लोग अपनी फील्ड में अजोला को एज ए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं। धीरे धीरे पानी जैसे जैसे बैठता चला जाता है, अजोला अपनी स्थिति में वहां बैठ जाता है और वो ग्रीन फर्टिलाइजर के रूप में चेंज हो जाता है। और इन फ्यूचर जब हम क्रॉप करते हैं उसमें हमारा एक नाइट्रोजन के लिए बेस्ट रोल प्ले करता है अजोला। जी हाँ, तो फिर इसे पशु आहार के रूप में जब आपने इसे काम में लिया या सोचा कि इसे पशु आहार के रूप में काम में लिया जा सकता है, सबसे पहला प्रयोग आपने कहाँ किया जिससे कि आपको पता चला कि इससे दूध बढ़ता है, इससे पशु की बहुत सारी चीजों की पूर्ति होती है? प्रयोग तो हम लोगों ने बाड़मेर वाले बेल्ट में किया सबसे पहले, क्योंकि बेसिकली वहां की ये बहुत बड़ी नीड थी। क्योंकि राजस्थान के साथ एक बड़ी दुविधा ये रहती है, वर्ष पर्यंत आप देखें तो वहां जो वेस्ट राजस्थान है, वेस्ट राजस्थान के मैक्सिमम एरिया में ग्रीन फोडर की किल्लत रहती है 12 महीने में से कम 9 से 10 महीने तक। बेसिकली आप माने तो पूरे से 12 महीने में ही आपको किल्लत महसूस होगी। और हमारे यहाँ पे जो ड्राई फोडर आता है वो हमारे नियर बाय स्टेट से आता है, जैसे पंजाब है, आपका हरियाणा है, वहां से फोडर आता है, बहुत कॉस्टली भी आता है। तो ग्रीन फोडर की जो शॉर्टेज थी उसको फुलफिल करने के लिए हमने अजोला का प्रयोग बाड़मेर जैसे वेस्ट राजस्थान के एरिया में किया। और कुछ लोगों को बड़ा इंटरेस्ट था और उसमें सबसे बड़ा, देखिए मैं आपको आज इस मन से एक बहुत सत्य बात बताना चाह रहा हूं कि कोई भी चीज, जैसे आज ये अखंड संवाद हो रहा है, इसमें किसानों ने अनुप्रयोग किए अपने खेतों में, लेकिन अनुप्रयोग को तभी लोग जानेंगे जब हम उसको किसी मंच के द्वारा प्रसारित करेंगे, किसी प्लेटफॉर्म के द्वारा हम उस बात को लोगों तक पहुंचाएंगे कि ये चीज इस उपयोग में आती है या इस चीज के उपयोग करने से ये फायदा होता है। तो वो जो प्रयोग है उसमें राम सा एक प्रोग्राम था जो आपके द्वारा ही संचालित था और आपकी सोच के द्वारा ही संचालित था। उससे बहुत लोगों ने जाना और हमें रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। रेस्पॉन्स मिला तो हम लोगों ने उनकी जो क्यूरियोसिटी थी, डिमांड थी, उसको हम लोगों ने फुलफिल किया। धीरे धीरे ये माउथ पब्लिसिटी और एडवर्टाइज का पार्ट हो गया और लोगों ने इसको फुलफिल एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से, एडॉप्शन के हिसाब से, यूटिलाइजेशन के हिसाब से और अपनी नीड के हिसाब से इसको यूज करने लगे। आपको मैं एक बहुत बड़ी बात बताता हूं सर, 173 कंट्रीज में पोर्टेबल मॉडल के अंदर अजोला को ग्रो करने के पीछे हमारी संस्था दोस्ती का बहुत बड़ा योगदान है। और वो वर्ल्ड 173 कंट्री में नंबर 1 कंपनी इसलिए बनी क्योंकि उसने ऐसे एक प्राकृतिक उपहार जो कुदरत का दिया हुआ है उसको लोगों के घर पे एडॉप्शन करवाने की कोशिश करी। आज हमारे पास 35,000 से ऊपर अजोला को एडॉप्शन करने वाले डोर टू डोर फार्मर की हमारे पास में एक बहुत बड़ी चेन है जिन्होंने इसको अपनाया। अब उसमें सक्सेस रेशियो ऐसा है क्योंकि ये प्रकृति प्रदत्त उपहार है तो 70 to 80% लोगों के यहाँ ग्रो भी करा, कुछ लोगों को परेशानियां भी आई, कुछ लोगों ने इसको रिपीट भी किया और कुछ लोग इसको कंटिन्यू भी कर रहे हैं। तो ये कंटिन्यू किया जाने वाला एक सब्जेक्ट है जिसको हम लोग रेगुलर यूज करेंगे तो हमें उसके बेनिफिट नजर आएंगे। जी, अजोला को आपने जिस तरीके से इंट्रोड्यूस किया, जिस तरीके से लोगों तक पहुंचाया, ये असल में मुख्य पशु आहार ना होकर उसके साथ मिलाकर देने की एक चीज है। जी, इसको हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये एक तरीके से जो सूखा मेवा होता है उस आधार पे आप इसको, वैसे तो ये अपना वेट फॉर्म में होता है, हरा चारे के रूप में होता है, लेकिन इसको आप ड्राई जो अपने फ्रूट्स हैं उसकी तरह यूज कर सकते हैं पशुओं के लिए। और सबसे खास बात यह है कि इसमें जो प्रोटीन कंटेंट होता है या फाइबर होता है बहुत अल्टीमेट होता है। और इसे हम सप्लीमेंट भी कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे बच्चों को दूध में बॉर्नविटा या कुछ और चीज मिलाकर देते हैं, ठीक उसी तरह चारे में अजोला मिलाकर आप देते हैं। ये है जी इसका बिल्कुल बेसिक कारण तो यही है कि यदि हम लोग इसको चारे के साथ दे रहे हैं पशुओं को तो प्रोटीन रिच होने के कारण से हमारी दो चीजों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं।
एक तो ग्रीन फोडर की जो हमारी शॉर्टेज है उसको फुलफिल कर देता है, और सेकंड थिंग ये है कि प्रोटीन अल्टीमेट होने के कारण इसमें यदि आप क्रूड प्रोटीन की बात करें तो 28% तक क्रूड प्रोटीन होता है, और वो बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि देखिए ये प्रकृति से है हमारे को मिली हुई चीज, और हम किसान ग्रो कर रहा है, इसलिए उसको इसकी इंपोर्टेंस पता नहीं है। मैं आपको इसकी बहुत एक अच्छी चीज बताता हूं सर, जो मेरे साथ में अभी इन दिनों में घटना घटी है जी। एक बाहर की यूएई की पार्टी थी, उसने हमसे अजोला की डिमांड करी कि हमें अजोला चाहिए। उनको किसी भी कीमत में इसको लेके जाना था जी, किसी भी कीमत में लेके जाना था। उन्होंने 3 किलो अजोला को मंगाने के लिए हमें वो कीमत दी जो मेरे कार्यकाल की 12 साल की कीमत में सबसे अधिक थी। तो मुझे ऐसा लगा कि अदर कंट्री जो लोग हैं उन लोगों को भी ये सब्जेक्ट बहुत इनोवेटिव लगता है, उन लोगों के लिए भी एक समस्या है, उन लोगों को भी इसकी जरूरत है। और एक खास बात इसके साथ जोड़ना चाहूंगा, यदि जल संरक्षण की आप बात करें, अजोला एक ऐसा एल्गी है जिसको हम ग्रीन फोडर के रूप में सबसे कम पानी में उगा सकते हैं जी। मतलब जो उसमें लगने वाला वाटर फुटप्रिंट है, ये विषय बहुत बड़ा है वाटर फुटप्रिंट का। मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय पे हमें करीब 24 घंटे बात करनी चाहिए, क्योंकि वाटर फुटप्रिंट ऐसी चीज है आपको किसी भी व्यक्ति के मुंह से सुनने को नहीं मिलेगा जी। मैं आपको भाई साहब इस मंच के द्वारा एक बहुत अल्टीमेट सत्य बताना चाहता हूं कि जितनी अदर कंट्रीज हैं वो उनको एक चीज पता है कि इंडिया कृषि प्रधान देश है जी। उसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है जी। वो क्या कर रहे हैं कि वो अपनी लेबर और अपनी पानी को छुपाकर हमसे परचेज कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। अब आप मेरे से पूछेंगे कि कैसे इंपोर्ट कैसे हो रहा है, तो उसका बहुत सिंपल एग्जांपल बताता हूं। आज मैं आपसे ऐसे बोलूं, इसी मन से कहता हूं कि मैं आपसे ये कहूं कि मुझे चाइना में 1700 लीटर पानी चाहिए जी। तो 1700 लीटर पानी के लिए कोई तो कॉस्टिंग होगी। पहली बात तो इंडिया चाइना को 1700 लीटर पानी नहीं देगा जी, पर किलो के हिसाब से यदि आप बात करें तो जी, है ना। दूसरी बात, चाइना भी नहीं लेगा या अदर कंट्री भी नहीं लेगी जिनकी डिमांड है। क्यों नहीं लेगी? बेसिक उसका कारण है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इसमें आएंगी। सेकंड ये है कि उनको ये पता है कि हम मांगेंगे तो हमें मिलेगा नहीं और वो उतनी कॉस्ट दे भी नहीं पाएंगे। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि हमसे इस तरह की कॉमोडिटी परचेज कर रहे हैं, उस कॉमोडिटी का वाटर फुटप्रिंट ही बहुत ज्यादा है। ये जो वाटर फुटप्रिंट है ये हमारे जितने विश्वविद्यालय हैं देश के सभी के लिए शोध का विषय है। या तो उन्होंने प्रारंभ कर दिया होगा, और यदि प्रारंभ नहीं किया है तो मैं सभी विश्वविद्यालय से जो कृषि से जुड़े हुए हैं या शोध से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अहम और महत्वपूर्ण विषय है। उनको किसानों को आज समझा देना चाहिए कि वाटर इंपोर्टेंस क्या है और वाटर फुटप्रिंट क्या होता है। यदि वाटर फुटप्रिंट पे ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले टाइम में हमसे ये चावल, गेहूं या इस तरह की कमोडिटीज जो हमारे यहाँ पे 3 या 4 महीने की मेहनत से उपजाऊ होती है, उपजती है, उसको ये हमसे फोकट में ले रहे हैं। आप मान लीजिए आज चावल 1 किलो चावल है, कोई हमसे इंपोर्ट कर रहा है 500 रुपए किलो भी, तो भी वो बहुत सस्ता परचेज कर रहा है, क्योंकि चावल 1 किलो के प्रोडक्शन में लगने वाला वाटर फुटप्रिंट जो मेरी नॉलेज में है वो 1700 लीटर है। ये आपके लिए बहुत नया और अचरज बात होगी। 1700 लीटर पानी को कोई व्यक्ति यदि हमसे 500 रुपए में खरीद भी रहा है तो वो हमें बदले में कुछ भी मुआवजा नहीं दे रहा, हमारे किसानों को कुछ भी नहीं मिल रहा। इसमें भी एक गैप है कि जो किसान है उसका उत्पादन तो वही रेट का है जो बिचौलियों के पास जाता है। बिचौलिए उसके मार्जिन को सेट करके और फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं, और जो कंट्री इंपोर्ट करती है वो उसका मार्जिन देती बिचौलिए को है। तो किसान के पास तो गया ही नहीं ना पैसा, जो मेन जिसके पास पैसा जाना चाहिए उसके पास पैसा नहीं गया, और इसी गैप को हमें कम करना है, और इसीलिए अखंड संवाद है। अखंड संवाद का मुख्य विषय यह है कि किसानों की आय को बढ़ाने के वो जो गैप्स हैं, बीच में जो ट्रांसपेरेंसी क्रिएट नहीं हो रही है, उस ट्रांसपेरेंसी को हम लोगों को बनाना पड़ेगा और किसान तक उसकी मेहनत का हक दिलाना पड़ेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि बिचौलिए खत्म कर दिए जाएं, वो मीडियम है, लेकिन मीडियम को हम रखते हुए, मार्जिन सेट करते हुए उनको ऐसी प्राइस दिलाएं जिससे उनकी मेहनत और उनके लगने वाले जो संसाधन है उसका मुआवजा उसे मिले। जी हाँ, किसान एक ऐसा उत्पादक है जो अपने प्रोडक्ट की रेट डिसाइड नहीं करता, उसकी रेट वो लोग डिसाइड करते हैं जो कि कृषि के बारे में
बहुत कुछ जानते भी नहीं हैं, जो उसे उगाते भी नहीं हैं, जो कि खुद किसान नहीं हैं। पर सर मैं एक बात मेरे दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि गजानन अग्रवाल जी की खास बात ये है कि निरंतर पढ़ते रहते हैं। जब ये इन्हें अखबार पढ़ने का समय नहीं मिलता तो इस अखबार को संभाल के रख देते हैं, उसको रात को पढ़ते हैं, अगले दिन पढ़ते हैं, चाहे 4 दिन बाद पढ़ते हैं, लेकिन उस पूरे अखबार को ये पढ़ते हैं। मुझे ध्यान है कोरोना के समय पर, जिस समय की अखबार लोगों ने मंगाने बंद कर दिए थे, आने बंद हो गए थे, उस समय ये इन्होंने बहुत सारे अखबार जो कि ई पेपर के रूप में आते थे, उन सारे अखबारों को पढ़ डाला था। और उन दिनों में खाली समय में इन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी की और इसीलिए बहुत सारी नई नई चीजों पे सर्च करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। जी हाँ, एक और इनका इन्वेंशन है जिसे कि हम ग्रो बैग कहते हैं। जी हाँ, वो ग्रो बैग्स के बारे में सर जानना चाहूंगा मैं, गजानन अग्रवाल जी। सर, हमारा शुरुआत से जब हमने फर्म या संस्था बनाई तब हमारा उद्देश्य था कि हमारी किसानों से दोस्ती होनी चाहिए जी। इसीलिए हमने संस्था का नाम दिशा ऑर्गेनिक साइंस टेक इंडस्ट्रीज रखा, और जिसका शॉर्ट फॉर्म दोस्ती होता है जी। और दिशा मेरी बिटिया का नाम है, और बिटिया का नाम मैंने इसीलिए दिशा रखा क्योंकि ये किसी पंडित या किसी इस तरह से एस्ट्रोलॉजिस्ट